तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं नेचर ऑफ द एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है वो किस तरीके से एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। क्या ये प्रेसिडेंट के लिए अनिवार्य है कि वो सारी की सारी एडवाइस को माने या फिर किसी किसी एडवाइस को वो इग्नोर भी कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं एक बारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकन्सिडरेशन के लिए। क्या सेम तरीके से राज्यपाल के पास ये वाला डिस्क्रिप्शन है क्या कि जो भी उनको मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने जो एडवाइस भेजी है उसको वापस भेज सके। सारे के सारे पहलू पे हम लोग एक बारी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल 74 है जो कि डिफाइन करता है पीएम और प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप को। ठीक है, वैसे तो सारे आर्टिकल वैसे ही होते हैं जो कि डिफाइन करे पीएम और प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी आर्टिकल 74 जो है वो ये कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड हो प्रधानमंत्री। ठीक है, ताकि वो एड कर सकें, एडवाइस कर सकें राष्ट्रपति को इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन। ठीक है, राष्ट्रपति को करना क्या है, राष्ट्रपति को करना क्या है उस मैनर में एड एंड एडवाइस करने वाले प्रधानमंत्री हो और उनका एक मंत्रिमंडल हो। ठीक है, जो 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इन्होंने क्या करा था, इस वाली एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया था। इस वाली एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया था। अब यहां पर जब के देखते हैं दिस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 74। ठीक है, ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड करा गया था ऑफ 1976। किस तरीके से ये बोला गया था, टू द इफेक्ट दैट प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस रेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने एक प्रोविजन और ऐड करा था इस आर्टिकल में, दैट प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस, may require, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। ये पीछे वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है देखना आपके लिए, बिकॉज अगर आप यहां पर आगे आओगे, यहां पर क्या लिख रखा है, यहां पर राइटर ने एक चीज का ब्लंडर कर रखा है। इसने कॉम्बिनेशन में बोल दिया राइटर ने, लक्ष्मीकांत ने, कि 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये वाली एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दी। देखो, ये वाली बात अधूरी है और अगर ये वाली बात सिर्फ इतनी लिखी हुई तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही पूरी गलत है, ब्लंडर है बहुत बड़ा ये। ठीक है, आप अगर रट्टा मार के इसको प्रीलिम्स के अंदर टिक कर आओगे ना, आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, पूरी बात क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट तक वो चीज बाइंडिंग थी, 44th के थ्रू चलो मान लेते हैं बाइंडिंग थी, लेकिन बाइंडिंग जो एलिमेंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट में वो तब है जब एडवाइस को जो प्रेसिडेंट को दी गई है प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के द्वारा, प्रेसिडेंट ने एक बार तो उसको रिटर्न करा, एक बार तो उसको रिटर्न करा, सेकेंड टाइम जब उसको रिसीव करा तब वो चीज प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो गई, तब वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो गई। ये आधी अधूरी बात है, इसकी पूरी बात जो है वो उसका क्रक्स हमें यहां जानने को मिल रहा है। जो 74th आर्टिकल है इसको अमेंड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और यहां पर वर्ड ऐड करा गया था, जो प्रेसिडेंट है ही और शी शैल। अब शैल को आप ऐसा भी ले सकते हो बहुत सारी जगह पर, मस्ट in the discharge of his or her functions should act, must act in accordance with the advice rendered by the council of minister। जो 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, उसने एक प्रोविजन ऐड करा इस आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। यानी कि ये जो है
ये है फर्स्ट टाइम रिसीव करना, लेकिन देयर इज अ प्रोविजन कि फर्स्ट टाइम रिसीव करने के बाद प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल की एडवाइस को रिकंसिडर करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, रिटर्न बैक कर सकते हैं, रिटर्न बैक कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है मे है पहले, तो उसके बाद प्रेसिडेंट शैल, ये है सेकेंड टाइम जब इनको ये एडवाइस मिली है। और सेकेंड टाइम जब इनको एडवाइस मिली है तो रिकंसिडरेशन करने के बाद, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने भेजा था रिकंसिडर करा जाए उस एडवाइस को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को, सेकेंड टाइम लेकिन ये रिटर्न नहीं कर सकते इनको, ये इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, मस्ट ऑब्लिगेशन है कि इनको फिर उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब समझ गए ये बाइंडिंग वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर रखा है। और ये वाली स्टेटमेंट इतनी अगर लिखी जाए तो ये गलत है, कंप्लीटली गलत है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप इसको रॉ फॉर्म में पढ़ के देखो, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक तो इसने गलती क्या करी है, दोनों अमेंडमेंट एक्ट को साथ में ले लिया। कभी भी ये तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ठीक है। तो दे हैव मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब समझो मैं अभी इसे काट रहा हूँ, आपको बुक में काटना नहीं है, लेकिन ये जो बात है फर्स्ट पॉइंट पीछे वाली 7th एडिशन के अंदर ये लास्ट पे लिखा होता है, इसी पेज के अंदर लिखा रहता है नीचे, तो आप वहाँ से देख लेना, उसको साथ में पढ़ने के बाद ही मीनिंग इससे इंटरप्रेट करना। ओके, फर्दर नेचर ऑफ द एडवाइस, जो कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है राष्ट्रपति को, उसकी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इंक्वायरी नहीं हो सकती है। कोई भी जो न्यायालय है वो उसको रिव्यू नहीं कर सकता। और ये जो प्रोविजन है कि किसी भी कोर्ट में ये जो एडवाइस उसको दी गई थी उसका रिव्यू नहीं हो सकता, दिस एम्फसाइजेस द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्रधानमंत्री एंड इस मंत्रिमंडल। क्योंकि इंक्वायरी इसलिए नहीं हो सकती है, फिर ब्लेम किस किस के ऊपर डाला जाएगा। आप 25 जून 1975 की बात को ही देख लो। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने राष्ट्रपति मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद को यह बोला कि धारा 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए, धारा 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए, और वो भी इस प्रकार से कि ये वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, ये है इंटरनल डिस्टर्बेंस की सिचुएशन। मैंने आपको अभी इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ाया नहीं है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आर्टिकल 352 कब कब इन्वोक होता है, तो देखो, एक होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक होता है जब हमारा किसी दूसरी कंट्री से युद्ध हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन नहीं होता, एक्सटर्नल एग्रेशन। ये आर्म्ड रिबेलियन वर्ड इसकी जगह आया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह, ठीक है। ये होता है वॉर हो गई किसी दो कंट्री की, मतलब हमारी कंट्री की किसी कंट्री से भिड़प हो गई। ये होता है देश में ही कुछ तंगी वाला माहौल चल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली ये बताता है, अब जैसे इस प्रोविजन को अगर आपको समझना है, 1975 की बात है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बोला कि तुम जो है वो इमरजेंसी लगा दो। उन्होंने तो लगा दिया जैसे उन्होंने कहा। अब इमरजेंसी के टाइम पर फखरुद्दीन अली अहमद को क्या पता था कि इंदिरा गांधी जी ये सब कुछ करवाएंगी, प्रेस की फ्रीडम को छीन लेना, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवाना, नसबंदी प्रोग्राम लॉन्च करना, किसी ने नहीं सोचा था। अब अगर इस बात पर अगर जुडिशियल रिव्यू होने लग जाए तो प्रेसिडेंट की क्या गलती भाई, उन्होंने मंजूरी दे दी लेकिन उनको फ्यूचर थोड़ी ना पता था, ठीक है। तो ये वाला जो तालमेल है ये सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के बीच में ही होना चाहिए, बस। कोई भी कोर्ट इनकी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता। ये वाला पैराग्राफ और ये वाली बात समझ में आई अच्छे से? आशमा, श्रेया, सनमाया, ईशा, क्लियर है? शैनी,
ठीक है। 1971 में, साल 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का ये साल था जिस टाइम पर बांग्लादेश बना। ईस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान का नाम चेंज हो गया, बांग्लादेश में कंट्री बन गई। इसी साल क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, एक उसने जजमेंट दी और सुप्रीम कोर्ट ने माना दैट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। लोकसभा का डिसॉल्व भी हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपना कार्यकाल नहीं छोड़ेंगे। आर्टिकल 74 जो है इज मैंडेटरी एंड देयरफॉर प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 मैंडेटरी है और इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अंदर की बात आप जान चुके हो। अंदर की बात क्या है, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है उस डिसीजन को, लेकिन प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अगर इस बात के ऊपर अड़ गया कि नहीं सेम बात को तुम इंप्लीमेंट करो तो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास फिर कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट एड एंड एडवाइस, इसको माना जाएगा एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अंतर्गत तुम्हें बात माननी थी, तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग ऐड करना था जो तुम्हें निर्देश जारी करे गए थे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। लेकिन अगर तुम ज्यादा ही अपनी अपनी चलाओगे, और तुमने चला भी ली अपनी अपनी, नहीं मानी एड एंड एडवाइस, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करा, तुम्हारा ड्यूटी का कर्तव्यों का दायरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और आर्टिकल 74 के अगेंस्ट तुम गए हो ये माना जाएगा। दैट मीन्स यू हैव वायलेटेड आर्टिकल 74, अल्टीमेटली यू हैव वायलेटेड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर ये एक प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का ग्राउंड बन सकता है। अगेन इन 1974, 3 साल के बाद, उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना दैट वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ में ये वाली बात भी गई आगे बढ़कर कि हाँ जहां जहां जरूरी है, जहां जहां अनिवार्य है कि प्रेसिडेंट को कोई भी काम करने के लिए बोला जाए तो वो आंखें बंद करके, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ रेप्यूटेड पर्सनैलिटी, ही इज अ रेप्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो एक बार के लिए प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जरूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको मजबूरन वश ये लगे कि मुझसे साइन करवाया जा रहा है और ये डिसीजन इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। Wherever the constitution requires the satisfaction of the president, the satisfaction is not the personal satisfaction of the president, but it is a satisfaction of the council of ministers. कोर्ट इस हद तक बोल गया कि जहां पर अगर लग रहा है तुम्हें कि मुझसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ठीक है, मैं तो सेटिस्फाई होना चाहिए। कोर्ट ने खिंचाकर इस पावर के ऊपर प्रेसिडेंट की तमाचा मारा कि बेटा वो तुम्हारी तो सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, तुम सच में एक रबर स्टैंप ही हो। इट इज एक्चुअली द सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with whose aid and on whose advice president shall exercise his powers and functions. President shall exercise his powers and functions. ठीक है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं, आप एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जब से आप ये वाला चैप्टर और पीएमसीएम वाला चैप्टर पढ़ रहे हो। एक बार के लिए प्रेसिडेंट जो है, जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल उनको एडवाइस भेजी है उसको वापस भेज सकते हैं, सिर्फ एक बार के लिए। और ये वाली चीज आई थी थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट। फिर हम यहां पढ़ते हैं, नेचर ऑफ एडवाइस गिवन बाय मुख्यमंत्री एंड हिज मंत्रिमंडल टू राज्यपाल, दैट इज गवर्नर। आर्टिकल 163 एक चीज को अनिवार्य बनाता है, नेसेसरी बनाता है। वो कहता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसके हेड होने चाहिए मुख्यमंत्री, जो कि एड करे, एडवाइस करे राज्यपाल को। राज्यपाल जो है कोई भी अगर पावर एंड फंक्शन अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल की बात सुन के करें, एक्सेप्ट जहां पर उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल है।
अगर कोई भी सवालिया चेन खड़ा होता है, ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी, कि कोई भी मैटर जो है वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में आता है कि नहीं आता है, तो उस बात के ऊपर भी, उस भिड़प के ऊपर भी, उस डेडलॉक के ऊपर भी राज्यपाल का ही डिसीजन फाइनल होगा कि हाँ ये बिल्कुल मेरे दायरे के अंदर आता है, ठीक है। एंड वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय हिम cannot be called in question on the ground that he ought or not ought to have acted in his discretion. अगर राज्यपाल ये ठान ले कि मुझे ये वाला काम, ये कोई भी डिसीजन अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए एक्सरसाइज करना है, तो येस इट इज माय डिस्क्रिशन। वो किसी भी चीज को अपनी एक डिस्क्रिशन का नाम दे सकते हैं और उनके इस एक्ट को चैलेंज नहीं करा जा सकता कि ये चीज तो उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स के दायरे के अंदर आती थी कि नहीं आती थी। यानी कि अपनी चॉइस, अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी वाइल टेकिंग डिसीजन राज्यपाल खुद इन्वेंट करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, एंड इट इज नॉट क्वेश्चनेबल, इट इज नॉट चैलेंजेबल। फर्दर, जो भी नेचर ऑफ एडवाइस मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को दी है, इट कैनॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। अगेन जस्ट लाइक राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री एंड इस मंत्रिमंडल, ये प्रोविजन एम्फसाइज करता है इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम वही वाली बात 1971 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये वाली बात यानी कि आपको यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये यहां पर इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं दे रखा था कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने माना इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस। ऐसा क्यों, यहां पर ये पूरी बात जान लो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री के हों, चाहे वो स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री को, उनको हमेशा रहना चाहिए गवर्नर को और सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए, भले ही विधानसभा या लोकसभा डिसॉल्व हो जाए या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाए। ठीक है, हेंस द एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री में कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल इट्स सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। क्योंकि देश को चलाने के लिए, देश की भागदौड़ को चलाने के लिए हमारे पास डी फैक्टो अथॉरिटीज होनी चाहिए। डी जूरे से कुछ नहीं होगा। डी जूरे के क्योंकि दायरे के अंदर आते ही नहीं है वो पावर्स एंड फंक्शंस जो कि डी फैक्टो अथॉरिटीज एक्सरसाइज कर सकती हैं। और यहां पर मैं डी फैक्टो किसको बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उन दोनों के मंत्रिमंडल को। और डी जूरे किसको बोल रहा हूं, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को। ठीक है, बात समझ में आई? तेज तो नहीं बोल गया मैं? समझ में आया? बोलो बोलो। ठीक है, अगेन इन 1974 सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा डेट एक्सेप्ट इन द स्फीयर्स, ऐसे एरियाज में जहां पर गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी के मुताबिक बिहेव कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी उन एरियाज के अलावा गवर्नर हैज टू एक्ट on the advice, aid and advice of the council of ministers in the exercise of his powers and functions. He or she is not required to act personally without the aid and advice of the council of ministers or against the aid or advice of the council of minister. ठीक है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना, ये चीज एक डिस्क्रिपेंसी पैदा करती है। ये चीज डिस्क्रिपेंसी पैदा करती है। ये देखो, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहां पर। कोर्ट बोल रहा है he is not required to act personally, number one बात, not required to act personally without the aid and advice of the ministers or against the aid and advice of ministers। ठीक है, अब ऊपर इसने क्या बोला, आर्टिकल 163 क्या कहता है, कोर्ट ने तो चलो ये बोल दिया। आर्टिकल 163 क्या कह रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी मैटर गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता है, तो गवर्नर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। तो गवर्नर ये भी तो बोल सकता है फिर इस केस में आर्टिकल 163 का सारा लेते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को इग्नोर करते हुए, ये भी तो बोल सकता है क्या कि ये चीज जो है मैं तो नहीं मान रहा, ये तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आती है और मेरा डिस्क्रिप्शन ये कहता है मैं तो नहीं कर रहा इस चीज को इंप्लीमेंट। बताओ शनि, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है ना। लेकिन कोर्ट ने, अब आप करोगे क्या सिचुएशन के अंदर, आपको क्या सही मानना है? जो कोर्ट ने 1974 के अंदर जो वाली बात बोली, कोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नर जो है,
कोर्ट जो है वो ये बोल रहा है जो गवर्नर है, wherever the constitution requires the satisfaction of the governor, satisfaction is not the personal satisfaction of the governor, but it is the satisfaction of the council of ministers. तो कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर है वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बिना काम ना करे, वो नहीं कर सकता उसके बिना काम। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर मानते हैं आर्टिकल 163 के अंतर्गत बोला गया है कि जहां पर भी ये वाला देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन राइज होता है कि कोई भी मैटर जो है वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉल करता है कि नहीं करता, तो गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा और इस चीज की वैलिडिटी को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पर भी चैलेंज नहीं करा जा सकता कि गवर्नर को ये वाला काम अपने डिस्क्रिप्शन के दायरे के अंदर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। 1974 में लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली और विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी, तो वो राज्यपाल की सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सेटिस्फेक्शन है। क्लियर है? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री अपॉइंट करे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि जो दूसरे मंत्री होते हैं वो अपॉइंट करे जाते हैं अगेन राष्ट्रपति के द्वारा भी, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने ये पढ़ा ना कि प्रश्न अगर किसी चीज से सेटिस्फाई हो भी कि वो ये कहे कि नहीं यार इसको बनना चाहिए, तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन मायने ही नहीं रखता है। वो सेटिस्फेक्शन एक्चुअली किसका सेटिस्फेक्शन है? जिसको तुम्हारे नाम पर यूज करा जा रहा है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का। सेम गवर्नर के केस में भी ऐसा ही है। बिल्कुल। कौन बोलता है ये वाली बात? कोर्ट ने बोली। कब बोली? 1974 में। ठीक है। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये वाली बात क्लियर हो गई उस पीएम और सीएम वाले चैप्टर से? जो नाम इनको जो लिस्ट दी है प्रधानमंत्री ने से वो नहीं को अपॉइंट कर सकते। यूजली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इधर लोकसभा और राज्यसभा दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। अब आप कहोगे सिर्फ लोकसभा होता है सर? नहीं, प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री होते हैं, वो भी तो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। A person who is not a member of either house of the parliament, he or she can be appointed as minister, but 6 महीने का उनको टाइम दिया जाता है कि तुम किसी ना किसी हाउस के, चाहे लोकसभा के एमपी चाहे राज्यसभा के एमपी बन जाओ। अच्छा, एक कंडीशन और है यहाँ पर, कंडीशन नहीं मतलब एक लिबर्टी और है यहाँ पर, चाहे तुम इलेक्शन के थ्रू आ जाओ या फिर जो नॉमिनेशन है उसके थ्रू आ जाओ। अब नॉमिनेशन में ये वाली बात रख देना आगे, ही मस्ट बिकम अ मेंबर ईदर बाय इलेक्शन ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्शन में तो इधर है, लेकिन नॉमिनेशन में अब ईदर हाउस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंग्लो इंडियंस होते थे 2 नॉमिनेट लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा, वो अब हट गए थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है। अगर एक मिनिस्टर है हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके पास एक अधिकार है कि वो बोल सकता है, प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है दूसरे हाउस में भी जिसमें वो एमपी नहीं है। ठीक है, लेकिन बट ही कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज द मेंबर। दूसरे हाउस में जाकर वो बातचीत कर सकता है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोटिंग करने की पावर दे दी गई तो लोकसभा से तो सारे लोग उठकर राज्यसभा चले जाएंगे, हर बिल को पास करवा देंगे। और मिनिस्टर के अलावा ऐसा कौन सा पर्सन होता है जिसके पास ये अधिकार होते हैं किसी भी हाउस में जाकर पार्टिसिपेट करना, बोलना? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल कौन होता है? किसका वकील? सेंट्रल गवर्नमेंट का।
अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ये वाली बात आप वैसे जानते हो, चाहे वो हम प्रेसिडेंट पढ़े, चाहे हम गवर्नर का केस पढ़े, इनकी कोई कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, 100% डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किसी को भी उठाकर ये मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बना देंगे, दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल। अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है राज्यपाल जो है वो उन्हीं पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, ही और शी कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स जिनका नाम रिकमेंड करा मुख्यमंत्री ने। लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक रूल है दैट देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ओरिजिनली ये प्रोविजन जो था ये एप्लीकेबल था बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए भी, ठीक है। लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट ने, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, बिहार को फ्री कर दिया गया था फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ हैविंग अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज देयर आर नो scheduled एरियाज इन बिहार नाउ एंड द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड द सेम अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सटेंडेड द अबव प्रोविजन टू द न्यूली फॉर्म स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अभी न्यूली फॉर्म स्टेट्स को क्या गया है, झारखंड कौन से राज्य से अलग होकर बना था, बिहार से, और छत्तीसगढ़ एमपी से, ठीक है। यानी कि यहां पर अनिवार्य है स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ऐसी कोई वो नहीं है, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि ट्राइबल लोगों का भला करने के लिए अलग से ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा उन राज्यों के अंदर जहां पर ट्राइबल बेल्ट एग्जिस्ट करती थी। 2006 में ये 94th अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली क्यों फ्री कर दिया बिहार को अलॉन्ग विद छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है, सॉरी बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा को। मध्य प्रदेश ओडिशा के अंदर अभी भी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है, लेकिन बिहार नहीं रखता है। चाहे तो मध्य प्रदेश ओडिशा वाले भी हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस मुझे नहीं पता, ना आप लोगों को जानने की जरूरत है कि वहां पर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप स्टेट बीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। ऐसा क्यों करा गया, देखो आप भी जानते हो, जब तक एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन की बात थी तब तक उनको मान्यता हमने दी, अच्छा खासी तरीके से नॉमिनेट करवाए लोकसभा के अंदर। लेकिन जब वक्त आगे बीत गया, हमारे क्या कहते हैं, आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, अब वो वाली चीज़ नहीं है कि उनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। ऐसे ही करते करते ये जो हर 10-10 सालों के लिए जो ST SC के लिए जो रिजर्वेशन होती है इसको बढ़ाया जाता है। एक टाइम पर जब इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं लगेगी हमारे देश के अंदर, हमें इसको हटाना ही पड़ेगा, इनकी रिप्रेजेंटेशन को, रिजर्वेशन को, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि असमानताओं को दूर करना। खैर मतलब वही वाली बात है कि असमानताएं दूर हो रही तो ऑब्वियसली बात है कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री तो है ही, ठीक है। लेकिन 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 ने बेसिकली फ्री कर दिया था किसको, बिहार को, इन सब चीज़ों से, और अलॉन्ग विद मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। यहाँ पर जो ट्राइबल बेल्ट थी उनकी कंडीशन अच्छी हो गई थी, ठीक है। और कंडीशन अच्छी क्या हो गई थी, मतलब ट्राइबल एरियाज काफ़ी कम रह गए थे और शेड्यूल्ड एरियाज भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कम थे बिहार के अंदर, ठीक है। यूजली द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो MLA हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हो यानी कि विधानसभा, या फिर वो MLC हो, MLC स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट हो, दे आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। एक पर्सन जो कि राज्य के लेवल पर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही वो विधानसभा का मेंबर है एज विधायक, ना ही वो विधान परिषद का मेंबर है एज MLC, उसको भी अपॉइंट करा जा सकता है एज मिनिस्टर। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंदर अंदर इसके इस टर्म का एक्सपायरी होने से पहले वो मेंबर बन जाना चाहिए। तो फिर चाहे वो चुनाव के थ्रू बन जाए या फिर जैसे राज्यपाल जो है वो नॉमिनेट करे। लेकिन अब राज्यों के लेवल पर समझ कर देखो इस बात को, नॉमिनेशन वाली चीज हर जगह वर्क करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी, एक तो सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, ठीक है। बाकी जितने भी राज्य हैं उनके पास सिर्फ विधानसभा है, और विधानसभा में जो नॉमिनेट करा जाता था एंग्लो इंडियन को, वो प्रक्रिया अब रही नहीं। अगेन इसको किससे हटा दिया गया, थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। हाँ, अपर हाउस अगर उस राज्य के अंदर है तो आप आ सकते हो नॉमिनेशन की प्रक्रिया से, और प्रेसिडेंट जिस प्रकार से नॉमिनेशन करते हैं
और जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर, और जिस प्रकार से राज्यपाल गवर्नर जो नॉमिनेशन करते हैं विधान परिषद के अंदर, उसके अंदर जो फील्ड्स हैं, एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है राज्य के लेवल पर। जैसे प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर, वो 4 फील्ड्स का ध्यान रखते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। लेकिन वहीं पर जब राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को इन अपर हाउस विधान परिषद, तो वो 5 फील्ड्स का ध्यान रखते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ये तो 4 हो गई प्रेसिडेंट वाली, और प्लस एक कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसके बाद एक जो मंत्री है जो कि मेंबर नहीं है दूसरे किसी हाउस का, लेकिन वो उस हाउस के अंदर जाकर बोल सकता है, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो वोट सिर्फ उसी हाउस में करेगा जिसका वो मेंबर है, यानी कि दूसरे हाउस में जाकर प्रोसीडिंग में पार्ट करना, बोलना, उसको वोटिंग राइट नहीं दे देता है, वो वोट नहीं कर सकता वहां पर। और एक मंत्री के अलावा ऐसा काम कौन कर सकता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर बात करते हैं ओथ एंड सैलरी की, मंत्रियों के ओथ एंड सैलरी की। एक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, उनमें से कोई भी मंत्री हो, सारे हम लोग नॉर्मल मंत्री मानते हैं अभी के लिए उनको इस टॉपिक में, अपना कार्यकाल संभालने से पहले राष्ट्रपति उनको ओथ दिलवाते हैं। ओथ 2 चीजों की दिलवाई जाती है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, देखो ये वही चैप्टर है, सीएम पीएम वाली बात ही एक्सटेंडेड है, क्योंकि ये है तो वही ना, है तो ये भी मंत्री ना, इनका सब कुछ एक यूनियन मिनिस्टर की तरह ही तो वर्क करेगा उस चैप्टर में भी। या फिर अगर आप यूनियन मिनिस्टर को, किसी भी यूनियन मिनिस्टर को अगर आप प्रधानमंत्री कहना चाहो, या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी को मुख्यमंत्री कहना चाहो, प्रक्रिया तो उसी तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो ओथ दिलवाती है 2 तरह की, एक ओथ ऑफ ऑफिस, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री, कोई विधायक, या फिर कोई एमएलसी भी हो, वो भी अगर मंत्री है, तो अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले जो राज्यपाल हैं स्टेट लेवल पर, वो उनको शपथ दिलवाते हैं, ठीक है, शपथ दिलवाते हैं। शपथ 2 चीजों को लेकर होती है, एक ओथ ऑफ ऑफिस, एक ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये सारी बात आप जानते हो दोनों में। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज अपॉन विच वन इज अबाउट टू एंटर, और सारे लोगों का बेसिकली फिर भला करना, सबके बारे में सोचना, सबके लोगों के लिए काम करना, और दिस शुड बी डन विदाउट फियर एंड फेवर, इल विल और अफेक्शन, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, upholding the sovereignty and integrity of India, faithfully discharging the duties upon which one is about to enter, and to do right of all people in accordance with the constitution and the law, without fear and favor, affection and will। यानी कि जो सबका भला करना है ना दोनों केस में, वो करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो कानूनी व्यवस्था कोई बनी हो उसके अकॉर्डिंग, और उसके उस चीज़ में पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, ठीक है, फेवर डिसफेवर नहीं देखना है, अफेक्शन इल विल के साथ काम ना करें, ठीक है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो अपनी ओथ ऑफ सीक्रेसी की अगर हम लोग बात करें, तो अपनी ओथ ऑफ सीक्रेसी में एक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, सिमिलरली अपनी ओथ ऑफ सीक्रेसी में एक मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल इस चीज़ की शपथ लेते हैं, ठीक है, दैट ही और शी विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन, कोई भी अंदरूनी बात जो है जो कि बताने लायक नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे एज अ यूनियन मिनिस्टर कुछ कुछ चीज़ें तो हैं जो कि उनको जनता के सामने रखनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, वो उनकी ड्यूटी के दायरे के अंदर आता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ वो ऐसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट ना करें, इशारों में भी बात ना करें, रिवील ना कर दें, जो कि उनकी निगरानी उनकी कंसिस्ट में आई है, ठीक है, और जो उनको पता है सिर्फ। सिमिलरली जो एक मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंदर शपथ लेते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कोई भी चीज़ ऐसी कम्युनिकेट ना करते, जो कि उनको पता है उनके दायरे के अंदर आती है। वो जब जिस कुर्सी पर बैठे उसके बाद उनको वो इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला, पता लगी, एक्सेप्ट जो कि रिक्वायर्ड है कि हाँ पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बोला जा सकता है उन बातों को, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है, आप क्या कर रहे हो, क्या पॉलिसी लेकर आए, उस पर कितनी प्रोग्रेस है, ये सारी बातें तो आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन विच इज कनेक्टेड विद द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल कंसर्न हो जिसका कुछ भी, वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, जो कि बताने लायक नहीं है। तो
अगर हम लोग पीएम और इनके मंत्रिमंडल वाली बात करें, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी साल 1990 में। आपको पता है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो होती नहीं है, कहीं पर गिवन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये डेप्यूटी पीएम? नहीं ना। एक पर्सन थे देवीलाल, 1990 में देवीलाल जी ने ओथ ली थी एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसको चैलेंज करा गया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशन, एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ओथ एंड एफर्मेशन ओनली फॉर पीएम एंड हिज मंत्रिमंडल। सुप्रीम कोर्ट ने इस ओथ को क्या करा था, इस ओथ को अपहेल्ड करा था एज वैलिड। प्लीज ध्यान से समझना इसको। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कोई हाई कोर्ट की बात भी नहीं हो रही, वैसे तो दोनों की पावर सेम ही होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ओथ एज वैलिड। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजन दिया इसका? सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव बात है, उसको डिस्क्राइब करने का एक तरीका है, और इस प्रकार का कोई भी डिस्क्रिप्शन उसको सच में कोई पावर नहीं दे देगा प्रधानमंत्री की। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, मैं जानता हूं आपके मन में ये आ रहा होगा अगर आप क्यूरियोसिटी के साथ इस लेक्चर को सुन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ये वाली बात करता हुआ थोड़ा सा बेवकूफ भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे तो मयूर फिर हर कोई अपने आप को रोड पे बोलता फिर मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं राज्यपाल, है ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरा टाइटल क्या है, मैंने ओथ और अफर्मेशन ली है कि नहीं ली है ना। तो इट इज डिस्क्रिप्टिव ओनली एंड सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलो ये पावर कंफर्म तो नहीं करता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला कि सुप्रीम कोर्ट यहां से बोलता हुआ थोड़ा पागल भी लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, बेवकूफ लग रहा है, वो इस वजह से उनसे पूछो ना जो सरकार, जिस सरकार में इस पर्सन को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, वो बेसिकली नहीं चाहते बागी होकर ये सरकार छोड़कर चली जाए और हमारी कुर्सी की एक टंग टूट जाए। फायदा तो मिल ही रहा है ना, इस पर्सन को मिल ही रहा है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, और ये डिस्क्रिप्शन कोई भी उसको पावर नहीं देगी प्रधानमंत्री की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मिनिस्टर, किसी भी अगर आप मंत्री को एक टाइटल से नवाज रहे हो, एक टाइटल से नवाज रहे हो, डेप्यूटी पीएम के टाइटल से, और एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर सच एज, चाहे उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह लो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह लो, और डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह लो, which there is no mention, deputy minister of which there is no mention in the constitution, it does not vitiate the oath taken by him so long as the substantive part of the oath is correct. अब ये substantive part क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जिसको वो बोल रखे सुप्रीम कोर्ट के, इसके अंदर सब्सटेंस होना चाहिए, और वो सब्सटेंस है कि एटलीस्ट वो मंत्री होने की शपथ ले ले। क्योंकि आप जानते हो, देखो एक एमपी की शपथ अलग होती है ना, एक मंत्री की शपथ अलग होती है। पहले बताओ हाँ या ना। अगर मैं ऐसा बोल दूं, क्लियर कर दूं, चलो आपको इजी कर दूं, एक एमपी की शपथ अलग होती है, एक प्रधानमंत्री की शपथ अलग होती है ना। लेकिन इस बात को अगर मैं एक्सटेंड करूं, प्रधानमंत्री की शपथ अपने मंत्रिमंडल की शपथ के साथ बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है ना। तो वो ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है, अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, कह रहा है इन्होंने शपथ तो मंत्री होने की लिए ना, तो की फर्क पैदा है कि उनको कोई भी पोस्ट से नवाज दो, आप कोई भी टाइटल दे दो, फिर तो वो गोरक्षक मंत्री हो चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी हो, वो काम तो मंत्री के दायरे के अंदर ही करेंगे ना। प्रधानमंत्री होने से कोई एक्स्ट्रा विंग्स नहीं लग जाते हैं, वो इसलिए भी नहीं लग जाएंगे, आप कहोगे नहीं नहीं लगते, पक्का लगते हैं, वो अगर अपने आपको विस्फोट कर ले तो मंत्रिमंडल विस्फोट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ ना, मंत्रिमंडल ही नहीं रहेगा, पार्टी में कुछ बचेगा ही नहीं, अगर सरकार ही गिर जाएगी तो प्रधानमंत्री भी क्या घंटा बजा पाएगा अपने आप को? अगर प्रधानमंत्री की यही औकात नहीं है कि वो इतने बंदे नहीं है उसके पास कि जो 15% ऑफ द लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मंत्री, लेकिन वो 15 मंत्री इकट्ठे नहीं कर पा रहा, तो क्या घंटा प्रधानमंत्री वो रहेगा बनकर?
ये वाली बात समझ में आई? तो अगर यहां में क्वेश्चन आ जाए श्रेया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर ओथ लेते हैं तो ये वैलिड होता है कि इनवैलिड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर मैं सिर्फ एक वर्ड पूछूं, एनालिसिस बाद में देना, शायरी बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल? आशिमा, वैलिड है इनवैलिड है? क्या कह रहे हो? अरे यार कहां से इनवैलिड? सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है वैलिड है, कहां से इनवैलिड है? कह तो रहा है वैलिड है, अपहोल्ड द ओथ एज वैलिड। क्या कह रहे हो? अरे यार, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोल दी है वो मानी जाएगी ना। राइट टू प्रॉपर्टी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया था, लड़ लो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो वही लिखा हुआ था ना। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जब उसको हटाया राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के रिश्ते, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड करार दिया कि नहीं दिया? क्या कहोगे फिर उसको? सुप्रीम कोर्ट की बात पे जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे जाओगे? एनजेसी सो डाल तो दिया गया था संविधान में 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। किसको मानोगे, संविधान को कि सुप्रीम कोर्ट को? हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है इसका आंसर? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट upheld the oath as valid and stated that describing a person as deputy पीएम, ये डिस्क्रिप्टिव, एक डिस्क्रिप्शन की चीज है, समझ रहे हो मयूर कुणाल? एक टैग है, एक थप्पा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो शपथ डेप्यूटी पीएम की नहीं ले रहा है, या कोई डेप्यूटी मिनिस्टर नया बना दीजिए उसकी नहीं ले रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की नहीं ले रहा है, गोरक्षक मंत्री की नहीं ले रहा है। वो शपथ ले रहा है किसकी? किसकी? मंत्री होने की। अब पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री कुछ भी बना दे, एलियन मिनिस्टर बना दे उसको, गोबर मिनिस्टर बना दे, वो प्रधानमंत्री का लोड है। लेकिन उसने शपथ किस बात के ऊपर ली है? क्या कोई भी मंत्री ऐसे शपथ लेने आता है, मी फाइनेंस मिनिस्टर, मी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऐसे होती है शपथ? मंत्री होने की शपथ होती है। जरूरी है कि आज अगर स्मृति ईरानी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है और नरेंद्र सिंह तोमर अगर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो दोनों में फेरबदल नहीं करा जा सकता? राजनाथ सिंह अगर कोई और मंत्री है, अमित शाह अगर होम मिनिस्टर है, तो इनमें फेरबदल नहीं करा जा सकता? बताओ कि दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी? मंत्री की एक बार तो शपथ ले चुके ना। पोर्टफोलियो एलोकेट अगर चाहे तो पीएम रोज नहीं कर सकता? कोई रोकता है उनको? रोक सकता है? करते ऐसे इसलिए नहीं है कि मेंबर्स की छवि भी से खराब होती है और मेंबर्स लूट कर भी जा सकते हैं, और मेरी सामने वाले को उकसाने और तंग करने वाली बात है फालतू में। और ये कोई अपने पार्टी के लोग, ऑब्वियसली बात है, प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं जाएंगे उनके मंत्री उनको मंत्री उनसे रूट के चले जाएं, छोड़ के चले जाएं उनको। सरकारों को बहुत ध्यान रहता है। आप उनको देखो, कोलिजन मैंने आपको एनडीए की दिखाई थी, कितनी बड़ी कोलिजन है, 34-36 पार्टी की कोलिजन बन रखी है। इवन लोकसभा में जिनके पास एक भी सीटें नहीं है फिर भी उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी। क्यों? किसी को पता जरूरत कब पड़ जाए, कौन से लोकसभा चुनाव के अंदर पड़ जाए, और कब वो इसका साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ मिल जाए? उसका क्या नाम हो गया कांग्रेस का ग्रुप का? यूपीएससी इंडिया। क्या है फुल फॉर्म इंडिया की? क्या होता है इंडिया? अरे पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं इसलिए कह रहा हूं मैं। इंडिया ग्रुप नाम है ना? अच्छा मैं यूपीए को लिख रहा हूँ। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। ओके, और उसका नाम तो यूपीए ही है ना? यूनाइटेड, नहीं नहीं यूपी कह रहा हूँ, सॉरी, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। सैलरीज एंड अलायंसेज ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और उनको कैसी सैलरी मिलती है, कैसा अलाउंस मिलता है? एज डेट इज पेबल टू एमपी।
और ये एक्ट के थ्रू वैलिड हुआ था, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952, ये इस पर्पज के लिए पास करा गया था। ठीक है, सैलरीज और अलाउंसेस जो है मिनिस्टर के, दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अ मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Additionally, he gets a sumptuary allowance according to his rank, free accommodation, traveling allowance, medical facilities, etc. 2001 में सम्चुरी अलाउंस जो था प्रधानमंत्री का, इट वॉज रेज फ्रॉम 1500 to 3000 रुपीज पर मंथ। कैबिनेट मिनिस्टर के लिए 1000 to 2000 रुपीज पर मंथ, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए 500 to 1000 रुपए पर मंथ, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए 300 से 600 पर मंथ। तो हम लोग जो यहाँ पर बात करें तो ऑफ सिक्रेसी की, अब मैंने आपको बता दिया था। और सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पर बात हो रही है स्टेट लेवल की। दे आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को सैलरी वही मिलती है, और अलाउंसेस विच आर पेबल टू द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एस MLA और एस MLC, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लिखा हुआ है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा हुआ है। Additionally, he or she gets a sumptuary allowance according to his rank, free accommodation, traveling allowance, medical facilities. अच्छा, ये जो रैंक की बात हो रही है, ये रैंक से आप क्या समझे? अकॉर्डिंग टू हिज और हर रैंक, व्हाट इज दिस रैंक? यहाँ पर भी बात हो रही है जैसे स्टेट लेवल में, अकॉर्डिंग टू हिज और हर रैंक, क्या है ये रैंक? क्या तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ठीक है, और ऊपर से फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पर भी कुछ कुछ होता है, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अब किसी की गलती थोड़ी ना कि यार वो यूनियन होम मिनिस्टर बन गया और कोई यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको संभालनी है। यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अगर आपको मौका दिया जाए बनने का, तो आप मना थोड़ी ना कर दो, क्योंकि मिनिस्टर तो चलो ठीक है, आप बन रहे हो किसी भी चीज़ के, लेकिन उससे घबराने वाली बात है, उससे चिढ़ने वाली बात क्या है? क्या बात है उससे चिढ़ने वाली? क्योंकि आपका पहला स्थिति तो MP का ही है ना। आप काम अच्छा करो, अपने प्रधानमंत्री की नज़रों में आओ, आपको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी देंगे वो पहले दिन। लेकिन मुंह उठा के अगर उनकी सरकार के अंदर हो और एक्सपेक्ट कर लो कि आपको यूनियन होम मिनिस्टर बना दें, तो वो आपकी काबिलियत के बेसिस पर होगा, आपकी शक्ल देख कर नहीं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों पहले इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।